हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो पेपर होगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योग जो एक इंडस्ट्री है उसको परिभाषित कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इसके क्षेत्र एवं उद्देश्य क्या हैं। जो ये उद्योग है, जो एक इंडस्ट्री है, उसको परिभाषित करना है। इसके क्या आवश्यक तत्व हैं, इसका क्षेत्र कितना है, इसका क्या उद्देश्य है औद्योग शब्द का। और ये किसके अंदर है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम। सबसे पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। औद्योग विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अनुसार औद्योग का अर्थ ऐसी किसी व्यवस्थित गतिविधि से है जो नियोक्ता और कर्मचारी, नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर और कर्मचारी होता है वर्कर। जो कंपनी में काम करता है वो वर्कर होता है, नियोक्ता होता है नियुक्त करने वाला एम्प्लॉयर, के बीच सहयोग से वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए की जाती है। इस परिभाषा की व्यापक व्याख्या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राज्यपाल 1978 के ऐतिहासिक मामले में ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से की। केस है बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राज्यपाल, 1978 का ये केस है। एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क निर्णय है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योग विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योग की परिभाषा को बहुत व्यापक रूप से व्याख्यारित किया, यानी कि बहुत ही व्यापक रूप से उसको दिया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी संस्था औद्योग मानी जाएगी यदि उसमें 3 तत्व, ये 3 तत्व होंगे तब: व्यवस्थित गतिविधि, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, नियोक्ता कर्मचारी के बीच संबंध, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तथा वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस मौजूद हो। अगर ये 3 चीज एक उद्योग में मौजूद होंगी तो उसे एक उद्योग, एक इंडस्ट्री माना जाएगा। ठीक है, ये केस का नाम याद रखना, इंपोर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। ठीक है, इसके बाद जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। साथ ही लाभ कमाने का उद्देश्य आवश्यक नहीं है, इसलिए अस्पताल, शैक्षिक संस्थान और क्लब जैसी संस्थाएं भी उद्योग के अंतर्गत आ सकती हैं। हालांकि संप्रभु कार्य जैसे पुलिस, सेना, न्यायपालिका और घरेलू सेवाएं इसके अपवाद मानी जाती हैं। जो ये चीजें हैं ये उद्योग के अंदर नहीं आती हैं, उद्योग नहीं मानी जाती हैं। इस प्रकार इस निर्णय ने उद्योग की अवधारणा को अत्यंत विस्तृत बना दिया है, जो आज भी श्रम कानून में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राज्यपाल, इस केस में ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान दिया गया था, जिसमें कहा गया कि अगर किसी कंपनी में ये 3 तत्व होते हैं तो वो एक उद्योग मानी जाती है। इस परिभाषा में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि लाभ कमाना आवश्यक नहीं। यदि कोई संस्था केवल सेवा प्रदान कर रही है, जैसे अस्पताल या क्लब, जैसे कोई अस्पताल है अगर वो मुफ्त सेवाएं दे रहा है, या फिर कोई क्लब है, कोई शैक्षिक संस्था है वो मुफ्त सेवाएं प्रदान कर रही हैं, वह भी उद्योग की श्रेणी में आएंगी। किसी भी कार्य को उद्योग मानने के लिए यह आवश्यक है कि वह गतिविधि व्यवस्थित और संगठित हो, जिसका अर्थ है कि कार्य एक योजना के तहत नियमित रूप से किया जा रहा हो, न कि आकस्मिक रूप से। आकस्मिक मतलब ऐसे नहीं कि कभी कभार काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा हो काम, संस्था जो है वो कंटिन्यू काम कर रही हो, सेवाएं प्रदान कर रही हो, तो उसको एक उद्योग माना जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री या अस्पताल में नियमित कार्य होता है,
इसलिए वह व्यवस्थित गतिविधि है, जबकि किसी व्यक्ति द्वारा अकेले किया गया कार्य अनियमित कार्य उद्योग नहीं माना जाता। इसके आवश्यक तत्व, उद्योग के कुछ प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे पहला, गतिविधि का व्यवस्थित और संगठित होना आवश्यक है, अर्थात कार्य नियमित और योजनाबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नियोक्ता और कर्मचारी, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई के बीच संबंध होना चाहिए, जिससे वह स्पष्ट हो कि कार्य किसी संगठन के अधीन किया जा रहा है। तीसरा, उस गतिविधि के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन मतलब वस्तुओं का बनना, और वितरण मतलब बंटना, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों का बनना और बंटना। कोई भी चीज बन रही है और वो लोगों को दी जा रही है, उसे ही एक सिस्टमेटिक कार्य कहते हैं, और एक उद्योग के अंदर ये कार्य होने चाहिए। फिर इसके बाद, यह वस्तुओं या सेवाओं का उद्देश्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब कोई भी उद्योग अगर ओपन होता है, कोई भी चालू किया जाता है, तो उसमें कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्री बनी है, तेल की फैक्ट्री है, या फिर कोई स्टील की फैक्ट्री है, कोई खाने पीने की फैक्ट्री है, कुछ भी चीज है, वो किस लिए बन रही है? मानव उद्देश्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो इन्हीं सभी तत्वों का सम्मिलित रूप से उपस्थित होना किसी गतिविधि को उद्योग बनाता है। ठीक है, किसी भी उद्योग में ये सारे कार्य होते हैं, तभी तो वो एक उद्योग कहलाती है। ठीक है, फिर है इसके बाद उद्योग का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक तथा सेवा संबंधी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग आदि, यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। हालांकि कुछ गतिविधियां, जैसे संप्रभु, ऊपर जो हमने केस पढ़ा था उसमें ही बताया गया था, जैसे कि संप्रभु कार्य, जैसे कानून व्यवस्था, रक्षा, कर वसूली, ये सब इसकी परिधि में नहीं आते, इसकी परिधि से बाहर रहते हैं। इस प्रकार उद्योग की परिभाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत, व्यापक और लचीला होता है। ठीक है, फिर इसके बाद उद्योग का उद्देश्य। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य नियोक्ता, एम्प्लॉयर और कर्मचारियों, जो एम्प्लॉय होते हैं, जिन्हें वर्कर भी कहते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनके बीच औद्योगिक शांति और सामंजस्य बनाए रखना है। जो ये एक्ट है, ये बनाया गया है इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उनमें शांति बनाए रखने के लिए। यह अधिनियम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। श्रमिक कौन? लेबर्स। और उन्हें उचित वेतन तथा सुरक्षित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करता है। साथ ही यह विभिन्न माध्यमों जैसे समझौता, मध्यस्थता और न्यायिक निर्णय के द्वारा औद्योगिक विवाद का समाधान प्रदान करता है। इस एक्ट के अंतर्गत समाधान किए जाते हैं जो भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होते हैं। जैसे कि अगर किसी उद्योग में कोई कार्य कर रहा है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, उसका वेतन नहीं दिया जाता है, या फिर उसको काम से निकाल दिया जाता है बिना किसी रीजन के, तब आता है औद्योगिक विवाद अधिनियम। और इसका उद्देश्य उद्योग की स्थिरता बनाए रखना और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जो ये एक्ट है, इसका उद्देश्य। ठीक है, फिर है इसके बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा। कर्मकार कौन? वर्कमैन। कर्मकार की परिभाषा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2S के अनुसार कर्मकार से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग में नियोजित एम्प्लॉयड होकर किसी नियोजक एम्प्लॉयर के अधीन कार्य करता है और उसके बदले वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यह कार्य शारीरिक, अकुशल
कुशल, तकनीकी, परिचालक, लिपिकीय या पर्यवेक्षी प्रकृति का हो सकता है। इस परिभाषा में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है, निकाल दिया गया हो या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हों, बशर्ते विवाद उनके रोजगार से संबंधित हो। अगर किसी व्यक्ति को उसके रोजगार से, उस उद्योग से बिना किसी रीजन के निकाल दिया है, उसका वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसका कोई भी कार्य हो सकता है, परिचालक हो सकता है जैसे ड्राइवर वगैरह होते हैं, टेक्निकल वर्क हो सकते हैं, स्किल्ड वर्क हो सकते हैं, कोई भी उसके वर्क हो सकते हैं, उसके उन वर्कों की वजह से या फिर किसी वजह से उसको निकाल दिया जो कि स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं था, ऐसे ही निकाल दिया, तो वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय यानी कि लेबर कोर्ट में जा सकता है। ठीक है। फिर कौन कौन कर्मकार नहीं माने जाते। अब कौन है जो कर्मकार, जो वर्कमैन नहीं माने जाते। जो व्यक्ति कर्मकार की परिभाषा में नहीं आते वे सामान्य रूप से एम्प्लॉइज, कर्मचारी तो होते हैं, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मकार नहीं माने जाते। कौन होते हैं वो लोग? अधिनियम के अनुसार कुछ व्यक्तियों को कर्मकार की परिभाषा से बाहर रखा गया है, जैसे सशस्त्र बलों, आर्मी, जो आर्म्ड फोर्स होती है, आर्मी के लोग होते हैं वो, उसके सदस्य कर्मकार नहीं बल्कि रक्षाकर्मी होते हैं। इन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होता, बल्कि इन पर विशेष कानून जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये एक्ट लागू होते हैं। ठीक है, ये उद्योग के अंदर नहीं आते, इनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। जैसे कि हर अपराध के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, जैसे BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा, चोरी, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, रेप, ये सारे मामले इसमें आते हैं। इसके लिए एक्ट बना है, इसके तहत इसमें जो सेक्शन है उनके तहत सजा मिलती है। BNSS, जो इसमें कार्य किए गए हैं, जो अपराध किए गए हैं, उनको किस तरह से प्रोसीजर किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा, वो इसमें बताया गया है। TPA, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें संपत्ति से रिलेटेड सारे चीजें बताई गई हैं कि कैसे किसी संपत्ति को ट्रांसफर करना है, गिफ्ट करना है, लीज पे देना है, बंधक क्या है, मोर्गेज क्या है, होते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें क्या होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। पॉक्सो एक्ट है, जो बच्चों से के संबंध में अपराध होते हैं वो उसमें बताए गए हैं। एक हिंदू विवाह अधिनियम है, मुस्लिम विवाह अधिनियम है, जिसमें विवाह से पारिवारिक मामले आते हैं। तो हर एक अपराध के लिए, हर एक चीज के लिए अलग एक्ट बनाए गए हैं। ऐसे ही लेबर लॉ, जो लेबर है, जो कर्मचारी होते हैं, उनके लिए उद्योग से संबंधित जो चीजें होती हैं उनके लिए लेबर कोर्ट होती है। लेबर कोर्ट रेगुलेट की जाती है किससे? औद्योगिक विवाद अधिनियम से। और ऐसे ही जो कर्मकार व्यक्ति नहीं होते, जो वर्कमैन, जो एम्प्लॉय तो होते हैं, वो वर्कमैन माने तो जाते हैं, लेकिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, तो वो ये लोग हैं। पुलिस सेवा या कारागार के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि सरकारी सेवक होते हैं। इनकी सेवा शर्तें अलग कानून और नियमों द्वारा नियंत्रित कंट्रोल होती हैं, इसलिए ये इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत नहीं आते। अब काम तो ये भी करते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं काम ये भी करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं काम ये भी करते हैं, लेकिन ये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, इनके लिए अलग से कानून बने हुए हैं। इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी उद्योग में काम करते हैं। ठीक है। तीसरा, मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति कर्मकार नहीं होते। इनका कार्य निर्णय लेना, नीतियां बनाना और कर्मचारियों को निर्देश देना होता है, इसलिए ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते। फिर ऐसे पर्यवेक्षी कर्मचारी जो निर्धारित सीमा से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं और जिनका कार्य मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति का होता है, ये सभी कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का निष्कर्ष,
औद्योग विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योग की परिभाषा अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विस्तृत है, बहुत बड़ी है, जिसका आधार बेंगलोर वाटर सप्लाई केस का ट्रिपल टेस्ट, जो ये बेंगलोर है ना, कर्नाटका में है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी है, सबसे ज्यादा उद्योग है, सबसे ज्यादा कार्य यहाँ पर होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। यह अधिनियम केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और औद्योगिक संतुलन के लिए बनाया गया है। इसी प्रकार कर्मकार की परिभाषा इन सभी को सुरक्षा देती है जो औद्योग के वास्तविक संचालन में योगदान देते हैं। वर्तमान में औद्योगिक संबंध संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के माध्यम से इन परिभाषाओं को और अधिक आधुनिक और समकालीनता बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बदलते आर्थिक परिवेश में श्रमिकों और उद्योग के हितों में सामंजस्य बना रहे। अभी वर्तमान में एक ये कोड है औद्योगिक संबंध संहिता। इस कोड के तहत काफी बदलाव किए गए हैं औद्योग इंडस्ट्री में। ठीक है, उसके लिए आगे क्वेश्चनों में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद इसके कीवर्ड्स, भूमिका, परिचय, प्रस्तावना। कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हो जब भी आप इसको डिफाइन करो कि उद्योग क्या है। ठीक है, औद्योग इंडस्ट्री व्यवस्थित गतिविधि, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें व्यवस्थित गतिविधि हो रही है, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध है। उत्पादन, सेवा, उत्पादन किसी चीज को बनाने के लिए, फिर किसी चीज की सेवा प्रदान करने के लिए, मानवों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो मानव आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए की जा रही हैं, तो उसे औद्योग माना जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो औद्योग लाभ के लिए चालू है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखना, और हाईलाइटर यूज मत किया करो एग्जाम में। काले पेन से, जो ब्लैक पेन होता है, ब्लैक पेन से हाईलाइट किया करो। कुछ लोग हाईलाइटर ले जाते हैं और हाईलाइटर चला देते हैं, हाईलाइटर मत चलाया करो उस पर। ठीक है, बेंगलोर वाटर सप्लाई ए राजप्पा 1978 का एक केस है जिसमें क्या कहा गया था, जो ट्रिपल टेस्ट है उसका प्रावधान दिया गया था इस केस में कि अगर कोई भी कंपनी उन ट्रिपल टेस्ट को पास करती है, उसमें वो ट्रिपल टेस्ट पाया जाता है, तो वो उद्योग मानी जाएगी। फिर इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग आदि भी आते हैं इसके अंतर्गत, ये सारी चीजें आती हैं। उद्देश्य इसका जो उद्देश्य है शांति बनाए रखना। जो नियुक्तता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो वर्कमैन है, कर्मचारी, उनके बीच में शांति बनाए रखना। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, कोई उनके साथ भेदभाव होता है, या फिर उनके पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है इंडस्ट्री में, तो वो श्रम न्यायालय कोर्ट जा सकते हैं, लेबर कोर्ट, वहां पे अपना अधिकार मांग सकते हैं। सुरक्षा प्रदान किसको की जाती है, कर्मचारियों को। निपटारा किया जाता है विवादों का, और विकास को, मतलब इसमें विकास किया जाता है किसका, सारे क्षेत्र का। फिर कर्मकार कौन है, धारा 2S, नियोजक के अधीन कार्य कोई एक व्यक्ति जिसको नियुक्त किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, और वो नियुक्तता के अधीन रहकर कार्य करता है, उसे ही वर्कमैन, उसे ही कर्मचारी कहा जाता है। यह कार्य शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालक, लिपिकीय या पर्यवेक्षण प्रकृति का हो सकता है। कौन कर्मकार नहीं है, सेना, आर्मी पर्सन, पुलिस, प्रबंधक, उच्च वेतन, ये लोग कौन नहीं है, कर्मकार नहीं है। ठीक है, ये लेबर लॉ का पहला क्वेश्चन था, 2-3 बार पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है औद्योग विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की प्रक्रिया, शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस प्रोसीजर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। प्रस्तावना, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत
राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना ऐसे औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए की जाती है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, एक देश से दूसरे देश तक के लिए, उनके लिए इस अधिकरण की स्थापना की जाती है, या जिनका प्रभाव एक से अधिक राज्यों पर पड़ता है, एक से अधिक राज्यों पर, देशों पर पड़ता है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शांति एवं न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये जो अधिकरण है, राष्ट्रीय अधिकरण, इसकी स्थापना की गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई प्रभाव पड़ता है कार्य को लेके, इंडस्ट्री को लेके, तो उसके समाधान के लिए इसका गठन किया गया है और इसका गठन किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का गठन। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद के निस्तारण के लिए की जाती है। इस अधिकरण में एक अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्य व्यक्ति होता है। हाई कोर्ट का जज, उसके या फिर उसके बराबर एक योग्यता रखने वाला व्यक्ति इस अधिकरण में नियुक्त किया जाता है। इसका गठन इसलिए किया जाता है ताकि बड़े स्तर के विवादों का प्रभावी और निष्पक्ष समाधान किया जा सके। जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण है, इसका गठन किया जाता है बड़े स्तर के विवादों का निपटारा करने के लिए। इसकी प्रक्रिया, प्रोसीजर। राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण स्वयं कोई मामला नहीं उठाता, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए रेफर मामलों पर ही कार्य करता है। जब सरकार को यह लगता है कि कोई विवाद राष्ट्रीय महत्व का है या कई राज्यों को प्रभावित करता है, तब वह उसे अधिकरण को सौंपती है। इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर और बड़े विवाद ही इस स्तर पर आए। जो बड़े बड़े मामले होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर तीसरे राज्य में या फिर बहुत सारे राज्यों को प्रभावित करते हैं, ऐसे मामले राष्ट्रीय अधिकरण के अंतर्गत जाते हैं। ठीक है। फिर नोटिस एवं पक्षकारों की उपस्थिति। मामला प्राप्त होने के बाद अधिकरण संबंधित पक्षों, नियोक्ता जो एम्प्लॉय होते हैं और कर्मचारी, वर्कमैन को नोटिस भेजता है। इसका उद्देश्य उन्हें सुनवाई के लिए बुलाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पक्ष बिना सुने निर्णय न हो, यानी कि किसी भी पक्ष को बिना सुने निर्णय न हो। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अधिकरण अपने कार्य में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है। जैसे एक मैगजीन है, इस मैगजीन को याद रखना, ये आगे मैगजीन काम आएगी। ठीक है, बहुत सारी मैगजीन ऐसी हैं जो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाई हैं, टॉट में पढ़ाई हैं, वो सारी आपके काम आएंगी। सभी मैगजीन को अच्छे से याद रखना। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये जो मैगजीन है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। तो ये जो कोर्ट है, राष्ट्रीय अधिकरण, इसने कहा कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाएगी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही निर्णय देगी। दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। फिर निष्पक्षता, ये भी प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि कोई भी निर्णय बिना पक्षपात के होगा और सभी को बराबरी का अवसर मिलेगा। फिर है शक्तियां। जो अधिकरण है, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, इसकी क्या शक्तियां हैं? राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे इसकी कार्यवाही प्रभावी, न्यायसंगत और विश्वसनीय बनती है। वह अधिकरण को गवाहों को समन करने की शक्ति प्राप्त होती है। समन मतलब होता है नोटिस भेजना। जो गवाह होते हैं, जिन लोगों के सामने भी चीजें हुई होती हैं, उन लोगों को समन भेजना। किसी भी व्यक्ति को जो मामले से संबंधित जानकारी रखता हो,
अदालत में उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। जो भी कोई व्यक्ति है जिसे उनके विवाद के बारे में पता है तो वो उन्हें बुला सकती है कोर्ट में। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के उपस्थित नहीं होगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। ये इसकी शक्तियां हैं कि इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, समन भेजने की, गवाहों को बुलाने की, और इनके पास जो सिविल कोर्ट है उसके समान शक्तियां होती हैं। अधिकरण शपथ पर बयान, एग्जामिनेशन ऑफ ओथ ले सकता है, शपथ पर बयान ले सकता है। एफिडेविट होता है, उस पर लिख कर देते हैं कि आपने क्या देखा, क्या कहा, क्या नहीं। इसका मतलब है कि गवाह जो भी बयान देगा वह सत्य बोलने की शपथ लेकर देगा। अधिकरण के पास दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति होती है। वह किसी भी पक्ष को आवश्यक दस्तावेज जैसे वेतन रजिस्टर, सेवा रिकॉर्ड, समझौते आदि पेश करने के लिए बाध्य कर सकती है। जो अधिकरण है उसके पास ये शक्ति है कि वो गवाहों का शपथ पर बयान ले सकती है, उनको आदेश दे सकती है, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी को लेकर आइए। फिर इसके बाद है जांच एवं निरीक्षण की शक्तियां। जांच एवं निरीक्षण की शक्तियां अधिकरण को विवाद की गहराई से जांच, इंक्वायरी करने का अधिकार है। आवश्यकता होने पर वह स्थल निरीक्षण, साइट इंस्पेक्शन कर सकता है, विशेषज्ञों की राय ले सकता है। यह शक्ति उसे वास्तविक स्थिति समझने में मदद करती है। ये इनकी शक्तियां हैं। ठीक है, फिर है इसके कार्य। जो अधिकरण है उसके कार्य, इनकी शक्तियां आपने पढ़ ली कि इनको क्या क्या शक्ति है। गवाहों को बुलाने की शक्ति है, नोटिस भेजने की शक्ति है। चाहो तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी इन चीजों को लिख सकते हो कि अधिकरण के पास क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन कि पहले पॉइंट में कि अधिकरण को यह अधिकार है कि वह गवाहों को समन भेज सकता है, समन भेजकर उनको कोर्ट में बुला सकता है। दूसरा पॉइंट कि अधिकरण के पास यह शक्ति है कि वह गवाहों का शपथ पर बयान ले सकता है। जो भी वो उसमें कहेंगे वो उन्हें सच बोलना होगा, उनसे शपथ ली जाएगी। ऐसे आप तीसरा पॉइंट बना सकते हो। मतलब जो ये आपने पैराग्राफ पढ़ा है इसके बेस पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। अधिकरण के पास ये शक्ति है कि वो गवाहों को ये आदेश दे कि जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आवश्यक दस्तावेज है, वो उसको लेकर आइए। जैसे वेतन है, वेतन रजिस्टर है, सेवा रिकॉर्ड है, कोई समझौता उनके बीच में हुआ था वो है, वो सब। ठीक है, इनके कार्य है। फिर इसका मुख्य कार्य नियोक्ता और कर्मचारी के बीच उत्पन्न विवादों को निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाना है। यह दोनों के पक्षों के हितों का संतुलन बनाए रखता है। ये इनके कार्य हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर के विवादों का निपटारा। यह केवल छोटे या स्थानीय विवाद नहीं देखता, बल्कि ऐसे विवादों का समाधान करता है जो कई राज्यों में फैले हों या जिनका प्रभाव पूरे देश में पड़ता हो। इससे बड़े स्तर पर समस्या का समाधान होता है। फिर औद्योगिक शांति स्थापित करना। अधिकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना है। यह हड़ताल और तालाबंदी जैसी स्थितियों को नियंत्रित करता है, जिससे उद्योग में स्थिरता बनी रहती है। फिर नियोक्ता कर्मचारी संबंध सुधारना। जो नियोक्ता और कर्मचारी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इनके बीच में जो संबंध होते हैं उसको सुधारना। यह संस्था दोनों पक्षों के बीच समन्वय और विश्वास, ट्रस्ट बढ़ाने का कार्य करती है। इसके निर्णय भविष्य में विवाद को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर है फिफ्थ पॉइंट, उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था की रक्षा। जब बड़े उद्योगों में विवाद होता है तो उत्पादन रुक सकता है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, और अधिकरण ऐसे विवादों को जल्दी सुलझाकर आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, फिर है इसके बाद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। यह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और साथ ही नियोक्ता के हितों को भी ध्यान में रखता है। इस प्रकार यह सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 5 पॉइंट हैं, ये कार्य हैं।
फिर है ऐसे कौन से विवाद हैं जो राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करते हैं। अब ऐसे जो विवाद हैं, ऐसे जो कार्य हैं, वो हैं कौन से? ये हैं ऐसे औद्योगिक विवाद जो पूरे देश को प्रभावित करें या बहुत बड़े औद्योग कंपनी से जुड़े हों या जिनका असर कई राज्यों में एक साथ पड़े। देश के औद्योग का विवाद कैसे होता है? देश में औद्योग का विवाद कैसे होता है? रेलवे या परिवहन क्षेत्र का विवाद। अगर पूरे भारत में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हो जाए तो लोगों की यात्रा रुक जाएंगी, माल गुड्स की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए यह राष्ट्रीय विवाद है। अगर रेलवे कर्मचारी जो रेलवे वर्कर होते हैं, जो वर्कमैन होते हैं वहां पे, उनकी हड़ताल हो जाए, वो काम करना बंद कर दें तो यात्रा रुक जाएंगी, लोगों की यात्रा रुक जाएंगी, जिससे बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होंगी। जो माल है, गुड्स हैं, उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रेल से ही आती हैं जाती हैं, वो बंद हो जाएंगी। तो इससे पूरे देश पर, पूरे मतलब दूसरे स्टेट पर असर पड़ेगा। फिर इसके बाद बड़े राष्ट्रीय उद्योग जैसे स्टील, कोयला, बिजली। कोयला उद्योग के मजदूर हड़ताल पर चले जाएं तो उस स्थिति में बिजली उत्पादन रुक सकता है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा उद्योग जो आवश्यक सेवा हो, जो कि आवश्यक हो, जैसे बिजली, पेट्रोल, गैस की भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। मोस्टली लोगों को पता है कि गैस नहीं मिल रही है और ब्लैक में वो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के सिलेंडर मिल रहे हैं और जो लोग बुक करके मंगाते हैं गैस, उनको तो मिल ही नहीं रही। तो गैस की भी सबसे बड़ी समस्या चल रही है, जो कि पूरे देश में ही चल रही है ना। अगर इसमें विवाद हो जाए तो आम जनता की जिंदगी रुक सकती है, मतलब उनके काम रुक सकते हैं, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय महत्व का विवाद माना जाता है। ठीक है। ये हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विवाद होते हैं, वो सारे, कि कौन कौन से ऐसे विवाद होते हैं, क्या विवाद हैं जो राष्ट्रीय औद्योग अधिकरण के द्वारा सुलझाए जाते हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय औद्योग अधिकरण की स्थापना की गई है। तो ये सारे बड़े बड़े मामले हैं, रेलवे, बिजली मतलब कोयला, और ऐसे उद्योग जो आवश्यक हों, बिजली है, गैस, पेट्रोल, इन सब की आवश्यकता होती ही होती है। अगर यही बंद हो जाएंगे तो चलेंगे कैसे लोग? बिना पेट्रोल के, बिना गाड़ी के चलेंगे कैसे लोग? बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। बिना लाइट के कैसे रहेंगे? फोन भी चार्ज नहीं होंगे और मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी, है ना। हो जाएगा ना राष्ट्रीय स्तर का विवाद। ठीक है। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण एक महत्वपूर्ण न्यायिक संस्था है जिसकी प्रक्रिया न्याय संगत, शक्तियां व्यापक और कार्य अत्यंत प्रभावशाली है। यह केवल विवादों का समाधान ही नहीं करता बल्कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए औद्योगिक शांति, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है। इसकी प्रभावी कार्यप्रणाली के कारण बड़े एवं राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक विवादों का समयबद्ध और निष्पक्ष निपटारा संभव हो पाता है, जिससे देश की उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। इसलिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का योगदान आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। ये था राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। मोस्टली ये 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 और 10 नंबर में। अच्छे से रेडी कर लेना इसको। फिर चलते हैं आगे इसके कीवर्ड्स पर। कहाँ गए कीवर्ड्स? ये रहे। प्रस्तावना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है इसका। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना की गई है। किस लिए? विवादों के निपटारे के लिए। कैसे विवाद? जो बड़े स्तर के विवाद होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के विवाद होते हैं, उन सभी को
निपटाने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक शांति को बनाए रखना, न्यायपूर्ण समाधान करना। गठन, इसका गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। अधिकरण, एक सदस्य, अधिकरण के लिए एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का व्यक्ति, न्यायाधीश या उसके समान योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है। इसकी प्रक्रिया स्वयं संज्ञान नहीं, ये जो इसकी प्रक्रिया है इसमें जो वाद हैं इसके पास वो सीधे नहीं आते, डायरेक्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पास वाद नहीं आते हैं, केस नहीं आते हैं, वो भेजे जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। फिर चौथी हेडिंग, नोटिस, इसको अधिकार होता है नोटिस देने का। किसको? एक तो एम्प्लॉय को और एक एम्प्लॉयर को, जो वर्कमैन भी कहलाते हैं, उनको नोटिस देने का अधिकार होता है। गवाहों को भी नोटिस देने का अधिकार होता है, उनको बुला सकती हैं कोर्ट में। पक्षकारों की उपस्थिति, उनको उपस्थित करा सकते हैं कोर्ट में। सुनवाई का अवसर, दोनों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन किया जाता है। जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी कि दोनों पक्ष की सुनकर ही आप कोई निर्णय लो। निष्पक्षता, किसी के ही पक्ष में नहीं रहेंगे, निष्पक्ष न्याय देंगे। फिर एक केस है इसमें, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस डॉक्टर बीना पानी देई, जिसमें कहा गया है कि बिना सुनवाई के कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। फिर इसकी शक्तियां, जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण है इसकी क्या शक्तियां हैं? इसको सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे समन भेजना, किसको? पक्षकारों को, गवाहों को समन भेजना, शपथ पर बयान लेना, दस्तावेज प्रस्तुत कराना। इनके पास ये अधिकार है कि वो सामने वाले व्यक्ति से कह सकते हैं कि दस्तावेज लेकर आइए जिन आधार पर आप ये चीजें बोल रहे हैं। गवाहों की परीक्षा, ठीक है। इसके बाद जांच एवं निरीक्षण, जांच करने का अधिकार है। जो औद्योगिक अधिकरण है उसको जांच करने का अधिकार है। स्थल निरीक्षण करने का अधिकार है। विशेषज्ञों की राय लेने का अधिकार है। इनके कार्य राष्ट्रीय स्तर के विवादों का निपटारा करना, औद्योगिक शांति स्थापित करना, नियोक्ता कर्मचारी के संबंध सुधारना, उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। और फिर है इसका निष्कर्ष। न्याय संगत प्रक्रिया, व्यापक शक्तियां, औद्योगिक शांति, सामाजिक न्याय बनाना, आर्थिक स्थिरता। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इनके, इन वर्ड्स पे ध्यान रखना, इन वर्ड्स को ध्यान रखना और ये सारे क्वेश्चन को आप आसानी से याद कर सकते हो। और आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट और औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निम्नलिखित एवं सेवा मुक्ति कर्मकार को उचित राहत प्रदान करने हेतु स्वयं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, समालोचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये श्रम न्यायालय से भी आ सकता है कि श्रम न्यायालय को डिफाइन कीजिए। लेबर कोर्ट्स क्या हैं? लेबर कोर्ट्स में जो सेवा मुक्ति है कर्मकारी की वो कैसे होती है, किसी कर्मकारी को उचित राहत श्रम न्यायालय द्वारा कैसे प्रदान की जा सकती है। तो इसमें आप लेबर कोर्ट याद रखना। अगर इस सेक्शन से भी क्वेश्चन ना आए धारा 11 से, तो लेबर कोर्ट से आ सकता है कि लेबर कोर्ट को डिफाइन करिए। प्रस्तावना, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A को 1971 में जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों, जो लेबर होती है, उसको नियोक्ताओं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, उनके द्वारा की गई अनुचित बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति या निलंबन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस धारा के माध्यम से श्रम न्यायालय, जो लेबर कोर्ट है, उसके न्यायाधिकरण एवं राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को यह अधिकार दिया गया है
कि वे नियोक्ता के निर्णय की समीक्षा कर, और यदि वह अनुचित, एक होता है उचित और एक होता है अनुचित, उचित मतलब सही, अनुचित मतलब गलत, अनुचित या अत्यधिक कठोर हो तो उसमें हस्तक्षेप कर सके। इस प्रकार यह धारा औद्योगिक न्याय प्रणाली में संतुलन और निष्पक्षता स्थापित करने का कार्य करती है। कौन सी? धारा 11A। धारा 11A का सार। धारा 11A का मुख्य सार यह है कि अब नियोक्ता जो एम्प्लॉयर होता है उसका निर्णय अंतिम नहीं माना जाता। जो भी वो डिसीजन देता है वर्कमैन से संबंधित, उसका वो निर्णय अंतिम नहीं माना जाएगा। अधिकरण उसे परख सकता है, उसकी जांच कर सकता है। यदि किसी कर्मचारी को सेवा से हटाया गया है तो अधिकरण यह जांच कर सकता है कि क्या यह निर्णय उचित है, क्या यह निर्णय सही है, न्याय संगत और प्रमाणों पर आधारित है। यदि सजा अनुचित पाई जाती है तो अधिकरण उसे बदल सकता है। अगर वो अनुचित कोई सजा पाई जाती है, जो भी उसे सजा दी है, जो भी उसे पनिशमेंट दी है या फिर उसे काम से निकाला है, वो सही नहीं पाई जाती है, अनुचित पाई जाती है, सही नहीं पाई जाती है, तो अधिकरण उसे बदल सकता है और कर्मचारी को पुनर्नियुक्त वेतन या अन्य राहत प्रदान कर सकता है। इस प्रकार यह धारा अधिकरण को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। कौन सी धारा? धारा 11A। नियोक्ता के निर्णय की समीक्षा। जो भी एम्प्लॉयर जो है वो जो भी निर्णय देगा उसकी समीक्षा, उसकी जांच। इस धारा के अंतर्गत अधिकरण को यह अधिकार है कि वह नियोक्ता द्वारा की गई आंतरिक जांच और उसके परिणाम की समीक्षा कर सके। अधिकरण यह देखता है कि जांच निष्पक्ष थी या नहीं, क्या कर्मचारी को अपनी बात रखने का अवसर मिला और क्या निर्णय उचित तथ्यों पर आधारित है। यदि जांच में कोई त्रुटि या पक्षपात पाया जाता है तो अधिकरण उस निर्णय को अस्वीकार कर सकती है। जो भी एम्प्लॉयर है वो अगर कोई ऐसा निर्णय देता है जो अनुचित है, सही नहीं है, तो उसको वो अस्वीकार कर सकती है। कौन? अधिकरण। वो उसको अस्वीकार करके जो वर्कमैन है उसको जॉब वापस दे सकती है, उसको उचित वेतन दे सकती है या कोई अन्य राहत प्रदान कर सकती है। ठीक है। फिर है सजा में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A अधिकरण को यह शक्ति देता है कि यदि वह पाता है कि दी गई सजा अत्यधिक कठोर है तो उसे कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छोटे दोष के लिए कर्मचारी को बर्खास्त यानी कि उसको काम से निकाल दिया तो अधिकरण उसे हल्की सजा में परिवर्तित कर सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि सजा अपराध के अनुरूप हो। ठीक है। फिर इसके बाद है पुनर्नियुक्ति। यदि अधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि कर्मचारी को गलत तरीके से सेवा से हटाया गया है तो उसे उसी पद पर नियुक्त करने का आदेश दे सकता है। पुनर्नियुक्ति से कर्मचारी को उसका रोजगार, जो वो काम कर रहा था, वो वापस मिलता है और उसके अधिकारों की रक्षा होती है। यह श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत है, जो लेबर है उनके लिए महत्वपूर्ण राहत है। ठीक है। फिर बकाया वेतन। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A के अंतर्गत अधिकरण यह आदेश दे सकता है कि कर्मचारी को उस अवधि का वेतन दिया जाए जब वह अनुचित रूप से सेवा से बाहर था। जितने भी टाइम के लिए उसको सेवा से निकाल दिया गया, जब तक वो कोर्ट में पहुंचा, चाहे उसमें 1 महीना लगा हो, 2 महीने लगे हों, 6 महीने लगे हों, उस चीज के निष्कर्ष निकलने में, तो जितना भी वो टाइम पीरियड था उसका वेतन उसको दिया जाएगा। उसकी जो सैलरी है वो उसको दी जाएगी और उसे वापस जॉब पर भी रखा जाएगा। इसे बकाया वेतन कहा जाता है। यह कर्मचारी को आर्थिक नुकसान की भरपाई का एक साधन है और न्याय को पूर्ण बनाता है। यह कर्मचारी का आर्थिक नुकसान की भरपाई का साधन है। ठीक है। फिर है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन। इस धारा के तहत अधिकरण को अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है।
वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह तय करता है कि कौन सी राहत उचित होगी। यह विवेक शांति न्याय का लचीला और परिस्थितियों के अनुरूप बनाती है। हालांकि इस प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना आवश्यक है। ठीक है, यह निर्णय कि वो अपने विवेक से भी अपने दिमाग से भी निर्णय ले सकते हैं। कौन? अधिकरण। फिर एक केस है इसमें, फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी के कर्मचारी बनाम प्रबंधक। इस मामले में कंपनी के प्रबंधक द्वारा कुछ कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के आधार पर सेवा से हटा दिया गया, जिसे कर्मचारियों ने चुनौती दी। विवाद अधिकरण के समक्ष आया, जहां यह मुख्य प्रश्न उठा कि क्या अधिकरण केवल नियोक्ता द्वारा की गई आंतरिक जांच की वैधता ही देख सकता है या वह दी गई सजा की उचितता की जांच भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि धारा 11A के लागू होने के बाद अधिकरण को व्यापक अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत वह न केवल जांच की निष्पक्षता को परख सकता है, बल्कि यह देख सकता है कि दी गई सजा न्यायसंगत और उचित है या नहीं। यदि सजा अत्यधिक कठोर पाई जाती है तो अधिकरण उसे संशोधित कर सकता है, सजा को कम कर सकता है तथा कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति, फिर से काम पर वापस रख सकता है या अन्य उचित राहत प्रदान कर सकता है। इस प्रकार इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि अधिकरण को नियोक्ता के निर्णय पर अंतिम रूप से निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह न्याय के हित में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। यह मामला अनुशासनहीनता के आधार पर है। जो कर्मचारी हैं उन्होंने डिसिप्लिन में कोई कार्य नहीं किया, उसके लिए जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, उसने उन्हें कंपनी से, उद्योग से निकाल दिया, जिसके लिए उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिकरण के अंतर्गत वाद दायर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 11 लागू होने के बाद अधिकरण को व्यापक अधिकार है, वो ये जांच कर सकती है कि जिस पर्सन को आपने निकाला है उसे उचित तरीके से निकाला है या फिर अनुचित तरीके से निकाला है, उसकी कोई गलती थी भी या नहीं थी। अगर उसकी कोई गलती नहीं थी तो उसे फिर से काम पर रखा जा सकता है, उसे उसका वेतन दिलाया जा सकता है और उचित राहत प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अधिकरण के पास ये शक्तियां हैं। फिर आते हैं इसके बाद इसके निष्कर्ष। धारा 11A औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो श्रमिकों, लेबर्स को अनुचित बर्खास्तगी एवं सेवा मुक्ति के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिकरण को नियोक्ता के निर्णय की समीक्षा करने तथा सजा की उचितता जांचने की शक्ति देता है। इसके माध्यम से श्रमिकों को पुनर्नियुक्ति, फिर से काम पर वापस रखना, बकाया वेतन, जो भी वेतन है उसको वापस दिलाना या फिर अन्य उचित राहत मिल सकता है। यद्यपि इससे नियोक्ता के अधिकारों में कुछ सीमा तक हस्तक्षेप होता है, फिर भी यह प्रावधान औद्योगिक न्याय संतुलन और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाता है। ठीक है, फिर है इसके बाद इसके कीवर्ड्स, जिनसे आप इसको याद रख सकते हो। कुछ छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करके रख सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें याद करनी है, कौन से ऐसे सेक्शन हैं, कौन से ऐसी केस हैं जो आपको याद होने चाहिए। प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना 1971 जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसमें 1971 द्वारा एक सेक्शन जोड़ा गया, एक धारा जोड़ी गई, धारा 11A, जिसमें कहा गया कि जो कर्मचारी हैं उनको अनुचित तरीके से बर्खास्तगी या निलंबन किया जाता है तो उसके लिए वो केस कर सकते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण में। उसमें उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसे? श्रमिकों को। अधिकरण को ये शक्ति प्राप्त है कि वो नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जो है, उसके निर्णय की समीक्षा कर सके, जांच कर सके और न्याय संतुलन निष्पक्षता के आधार पर निर्णय दे सके। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है इसकी प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में। फिर जो एक सेक्शन है, सेक्शन 11A का सार, नियोक्ता का निर्णय अंतिम नहीं,
जो औद्योगिक अधिकरण है उसने कहा है जो नियुक्तता है उसका जो निर्णय है वो अंतिम नहीं होगा। अधिकरण को जांच करने का पूरा अधिकार है। अधिकरण द्वारा जांच समीक्षा की जाएगी, उचित व न्यायसंगत निर्णय दिया जाएगा। साक्ष्यों का मूल्यांकन, साक्ष्यों की जांच की जाएगी, जो भी एविडेंस होंगे। उचित राहत देने की शक्ति, जो अधिकरण है उसके पास उचित राहत देने की शक्ति है कि वो नियोक्ताओं को काम पर वापस रख सकते हैं, उनका बकाया वेतन दिला सकते हैं और उन्हें कोई भी उचित अन्य राहत प्रदान कर सकते हैं। नियोक्ता के निर्णय की समीक्षा, जो नियोक्ता है उसके निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार अधिकरण को होता है। आंतरिक जांच की जांच, जो आंतरिक जांच है उसकी भी जांच कर सकती है। निष्पक्षता, पक्षपात, त्रुटि की जांच, जो भी उसके साथ निष्पक्षता हुई होगी उसकी जांच हो सकती है। कर्मचारी को सुनवाई का अवसर मिला या नहीं मिला ये भी जांच की जाएगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है दूसरे पक्ष को भी सुनो, उसका भी उपयोग किया जाएगा। फिर सजा में परिवर्तन, जो अधिकरण है उसको ये अधिकार है कि वह नियोक्ता द्वारा दी गई सजा में परिवर्तन कर सकता है। सजा की अनुपातिकता, अगर कोई कठोर सजा मिली है तो उसे कम कर सकते हैं। अधिक कठोर सजा में कमी, कोई भी कठोर सजा को कम किया जा सकता है। हल्की सजा में परिवर्तन, न्याय संगत दंड, पनिशमेंट। फिर है पुनर्नियुक्ति, जो कर्मचारी है नियुक्ता है उसकी पुनर्नियुक्ति। गलत बर्खास्तगी पर वापसी, अगर किसी कर्मचारी को गलत तरीके से निकाल दिया गया है तो उसे वापस काम पर रखने का आदेश दे सकता है अधिकरण। उसी पद पर नियुक्त, जिस पद से हटाया गया है उस पर उसे नियुक्त कर सकता है। रोजगार की बहाली, यानी कि रोजगार की वापसी, जो रोजगार है उसको वापस किया जा सकता है उसका। श्रमिक अधिकारों की रक्षा, जो भी लेबर, जो भी वर्कमैन है, जो भी कर्मचारी है, श्रमिक है, उसके अधिकार की रक्षा की जाती है। वेतन बकाया, जितना भी बकाया वेतन है वो वापस किया जाता है। सेवा से बाहर की अवधि का वेतन, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना काम के रहा, उस अधिकरण ने निकाल दिया तो 6 महीने का वेतन उसको दिलाया जाएगा। फिर आर्थिक क्षति की भरपाई, जो उसकी आर्थिक क्षति है, पूर्ण न्याय, पूरा न्याय दिया जाता है श्रमिक को। फिर न्यायिक निर्णय, विवेकाधिकार, जो अधिकरण है वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकती है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय, जो परिस्थितियां हैं उन्हें देख सकती है, उनकी जांच कर सकती है। लचीलापन, सावधानी पूर्वक उपयोग, इसका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाएगा। फिर इसका केस है एक केस लॉ, फायरस्टोन टायर केस। फायरस्टोन टायर का केस था जिसमें कहा गया था अधिकरण के पास व्यापक अधिकार है सजा की समीक्षा, जो सजा दी गई है उसकी जांच कर सकती है कि वो उचित तरीके से दी गई है या नहीं दी गई है। अगर कठोर दंड है तो उसको कम किया जा सकता है। जांच, दंड, दोनों की जांच की जा सकती है। ठीक है। फिर इसका निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है।